आप सभी को स्वागत है और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो साइंस में चैप्टर 1 होता है उसके प्रश्न अभ्यास को आज हम देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि आज हम इतने 1 2 3 4 5 6 आने के टोटल क्वेश्चन का आंसर करेंगे इस छोटे से लेक्चर में। तो वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, यानी कि केल्विन में दिया हुआ है उसे सेल्सियस में बदलना है। ओके, अब इसका आंसर देखिएगा, इधर है। ये हम लोग जब यहाँ पे आप लोग पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो उनमें बताए थे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें हम 273 को माइनस करते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में 300 जो था, 300 केल्विन और गिवन था, उसमें से हम लोग 273 घटाएंगे तो हम लोग को 27 डिग्री सेल्सियस बचेगा और ये हमारा आंसर है। सेकंड में क्वेश्चन था कि हम लोग को 573 केल्विन दिया हुआ था, इसको हम लोग सेल्सियस में बदलना था। तो 573 केल्विन को हम 273 केल्विन में घटाएंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस बचेगा। मतलब कि हम लोग को क्वेश्चन में बोलेगा कि जब किसी केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग को 273 माइनस करना होगा। अगर हम वही बोलेगा कि जो सेल्सियस है उसे केल्विन में बदले तो उसमें हम लोग को 273 है उसे हम लोग को प्लस करना होगा। आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन में परिवर्तित करें। उसमें था कि सेल्सियस में बदलना है, इसमें बोल रहा है केल्विन में बदलना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस और सेकंड है 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हम लोग चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि फॉर्मूला देखिए, केल्विन निकालने के लिए यहाँ पे बता दिए हैं कि जब सेल्सियस में बोलेगा तो डिग्री सेल्सियस आप लोग का दिया होगा पहले से, उसमें हम लोग 273 को जोड़ेंगे तो हम लोग का डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दिया था। अब 273 जोड़ेंगे तो आप लोग को 298 केल्विन आ जाएगा। और सेकंड में क्वेश्चन हम लोग का 373 जो था वो गिवन था और 273 तो हम लोग को जोड़ करना है। जब 373 और 273 जोड़ेंगे तो 646 केल्विन आ जाएगा। जो 273 373 ये हम लोग को क्वेश्चन में ही था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवलोकनों को कारण बताना है कि नेपथलीन को रख देने से यह समय के साथ कुछ भी ठोस छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नेपथलीन जो एक होता है वाष्पशील पदार्थ, उसे हम लोग को छोड़ देंगे तो बिना ठोस में बदले सीधे वाष्प में बदल जाएगा। इसका कारण क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका कारण यह है कि जो नेपथलीन होता है वाष्पशील गैस है, मतलब कि जैसे भी हवा के संपर्क में आएगा वो वाष्प बन जाएगा और यह ठोस से द्रव बिना सीधे गैस में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्व पतन कहते हैं। अतः कोई अवशेष नहीं बचता, जिसके कारण से जब हम नेपथलीन को अपने हाथ में लेते हैं तो यह बिना ठोस बने हुए डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग थर्ड का ए हो गया। बी क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, लेकिन इसका बताना के कारण। तो ये क्वेश्चन हम लोग को फिर सेम वाला पिछले था कि अगर हम गर्म खाने का गंध हम लोग को सामने दूर तक पहुंच जाता है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसको लेने के लिए हम लोग को उसके नज़दीक जाना पड़ता है। तो आंसर भी उसी प्रकार से होगा। इसका आंसर है कि इस वाष्पशील यह एक वाष्प इत्र, यहाँ पे इत्र लिखा हुआ है, ठीक। इत्र वाष्पशील द्रव है जो तेजी से वाष्प में बदलता है। इसके कण वायु के कणों के साथ मिलकर तेजी से विसरित होते हैं। विसरित मतलब कि यहाँ से वहाँ जाना होता है, तो यह वहाँ से वहाँ जल्दी चल जाएगा। तो जो इत्र का सुगंध होगा और दूर बैठे व्यक्ति को भी सुगंधित होगा। फिर हम लोग का थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चौथा क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित पदार्थों में उन कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल को व्यवस्थित करें, यानी कि इन पदार्थ जैसे कि जल, चीनी, ऑक्सीजन दिया हुआ, इनमें हम लोग को जो आकर्षण बल होता है उसके अनुसार से सबको छोटा से बड़ा में सजाना है। तो इसका आंसर देखिएगा आप लोग। इसका आंसर है कि पदार्थ जैसे कि जल, चीनी, ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो उसके अनुसार से हम लोग के गैस के रूप में था ऑक्सीजन, द्रव के रूप में था जल, फिर ठोस के रूप में था चीनी। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल चीनी का होगा और सबसे कम ऑक्सीजन का होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा।
0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो इन क्वेश्चन का आंसर देखिए आगे। इन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल रहता है वो द्रवावस्था में पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल रहता है वो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में मिल जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो द्रव और गैस दोनों में। 25 डिग्री में द्रव अवस्था, 0 डिग्री में ठोस और द्रव दोनों में, और 100 डिग्री में द्रव और गैस में। यह क्वेश्चन खत्म होता है 5 का। तो हम लोग छठा क्वेश्चन पर देखेंगे। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्टि के लिए कारण बताना है। कारण बताना है कि जो जल होता है कमरे के ताप पर द्रव में क्यों रहता है और लोहा की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों रहता है। इसका कारण देखिए इधर ए में है कि अगर जो इसका निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखोगे उसका आकार ले लेता है, इसमें बहाव होता है। ये जल का बात कर रहा है। अब देखते हैं लोहे वाला में। इसका निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। यह दृढ़ मतलब कि मजबूत होता है और बहती नहीं है, और इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। यह हमारे 6 क्वेश्चन का ए और बी हो गया। सी पार्ट भी होगा शायद, देखते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि 273 केल्विन बर्फ पर ठंडा करने पर जल को इसी तापमान पर ठंडा रखने पर शीतलता का प्रभाव क्यों होता है। इसका कारण, इसका आंसर देखिए इधर है दिया हुआ कि जो 273 केल्विन मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ का तापमान वाले जल की तुलना में अधिक शीतलता प्रदान करती है। इसका मुख्य कारण है कि संलग्न की गुप्त उष्मा वह उष्मा होती है जो छुपी हुई रहती है लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता। जब बर्फ पिघलती है तो वह अपने परिवेश में अतिरिक्त गुप्त उष्मा सोख लेती है। इसके विपरीत उसी तापमान पर जल में वह अतिरिक्त उष्मा पहले से मौजूद होती है। इसलिए बर्फ परिवेश में अधिक ऊर्जा खींचती है जिससे ठंडक का एहसास होता है और ज़्यादा होता है। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में जल की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। जो उबलता हुआ जल रहता है उसमें ज़्यादा होगा कि जल के भाप में। तो सबसे ज़्यादा गर्मी किसमें होगा वो देखते हैं। इसका आंसर है कि भाप के जलने की तीव्रता बहुत अधिक महसूस होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप लोग रोटी बनाते होंगे तो उसमें से जो गैस निकलता है और जो आग रहता है उससे भी ज़्यादा गर्मी होता है। तो देखिए आंसर, भाप के जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। इसका कारण यह है कि 100 डिग्री तापमान वाली भाप में उसी तापमान वाले उबलते जल की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा समाहित होती है, तो त्वचा के संपर्क में आने पर अधिक गंभीर जलन पैदा करता है। तो बस यही था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि 9 में बोला है कि निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को निम्नांकित करें। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें कि अगर ठोस से द्रव में जाएगा, द्रव से गैस में जाएगा, तो ABCD में हम लोग का देखना है। तो ABCD देखते हैं कि जब हम लोग ठोस से द्रव में जाने के लिए हम लोग को चाहिए कि ठोस से द्रव में जाने के लिए पिघलना होगा। अगर हम लोग जब बी में क्या बोल रहा है कि द्रव से गैस में जाना है, द्रव से गैस में जाने के लिए यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण करना होगा। और फिर जो गैस से द्रव में जाने के लिए, अगर कोई भी चीज़ गैस है तो उसमें द्रव बनाने के लिए हम लोग को संघनन चाहिए, यानी कि बादल बनेगा तभी कोई गैस होगा जो द्रव के रूप में वापस जमीन पे गिरेगा। और अगर द्रव से ठोस में जाना है, मान लीजिए पानी है, पानी को हम लोग को ठोस बनाना है तो क्या करेंगे उसमें उसमें हम लोग जमना यानी कि आप लोग के पास समझ लीजिए कि पानी है, उसको ठोस बनाना मतलब बर्फ बनाना है, तो आप लोग उसको जमाएंगे। और हिमीकरण और जमाने की प्रक्रिया दोनों एक ही है। अब ई में बोल रहा है, ई यहाँ पे है कि ठोस से हम लोग को डायरेक्ट गैस में जाना है। ठीक, ठोस से डायरेक्ट गैस में जाने के लिए हम लोग ऊर्ध्वापतन का उपयोग करते हैं। ऊर्ध्वापतन एक ऐसा होता है जो उसमें जो ऊष्मा दिया जाता है वो सीधे ठोस को गैस में परिवर्तित कर देता है। और फिर है कि एफ एफ में बोल रहा है कि गैस से ठोस में जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। अगर हम लोग गैस में ठोस में जाते हैं तो हम लोग को निक्षेपण मतलब कि जमा करना होगा। और इसी के साथ जो हमारा था लेक्चर वो समाप्त होता है। आप लोगों ने देखा कि 10 मिनट में आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर था अभ्यास का वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और सारे आंसर को आप लोग देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आप लोग को दिखाते हैं।
और उसी के साथ और क्या बोले यार। अब तो हम लोग को एक क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था, एक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, अरे, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। सब रोक रोक के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, टोटल क्लियर कर देते साफ से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, अरे भाई साफ हो जाओ। एक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ई शायद 3 का बी है। फिर ए 3 का ए है। और फिर अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है किधर, सेकंड का दोनों ए और बी दोनों का आंसर है। आप लोग हिंदी मीडियम में होंगे तो फॉर्मूला को सूत्र कहते हैं, तो इतना आप लोग को पता ही होगा। फिर इधर है फर्स्ट का ए। अब इतना कर दिए हैं भाई, अब तो कुछ नहीं तो बस भाई क्या बोले, वीडियो को ठीक ठाक लाइक करिएगा। सपोर्ट रहा तो हम आगे की क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इतना तक सुने होंगे तो थैंक यू, हर एक क्वेश्चन सुने होंगे उसके लिए थैंक यू भाई, थैंक यू।